नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कंप्लीट करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा अध्याय 7 है, जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश जनजातियाँ और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूह किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूह किसे कहा जाता है? जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांड को मानते हैं वो, या फिर जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते हैं और ना ही वे असमान वर्गों में विभाजित थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर है पहला सही है, यानी दूसरा सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो आपका दूसरा सही है। इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जब ब्राह्मणों ने समाज को वर्ण व्यवस्था में विभाजित कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में, उस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने ब्राह्मणों की इस वर्ग व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, और वही लोग आगे चल कर के जनजातीय समूहों में बट गए और जनजातीय कहलाए। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपका उत्तर यहाँ पर पता चल जाता है। जो ब्राह्मणों द्वारा सजाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और वे असमान वर्गों में भी विभाजित नहीं थे, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम और कर्मकांडों को मानते थे वो असमान वर्गों में विभाजित थे, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये लोग सब एक रूप से सम्मिलित रूप से ही रहा करते थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न सेकंड, भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े हिस्से में समाज किस आधार पर विभाजित था? वर्ण के आधार पर, कार्य के आधार पर, धन के आधार पर, ज्ञान के आधार पर? दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े हिस्से में समाज आपको वर्ण के आधार पर विभाजित था। किस आधार पर था? वर्ण के आधार पर। अगला प्रश्न, जनजातीय समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों, देखिए जाति आधारित ये तो समाज का एक हिस्सा था जो जाति वर्ग में विभाजित था, दूसरा जनजातीय समाज, दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर कभी निर्भर नहीं रहे। तो दोस्तों, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये दोनों अपनी एक दूसरे की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे थे और इसी प्रकार ही धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के करीब आ सके और समन्वय का भाव स्थापित कर सके। दूसरा देखिए, कुछ जनजातियों के लोग पशुपालक, शिकारी और संग्राहक थे। बिल्कुल सही बात है। कुछ जनजातीय खानाबदोश थी, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं, जनजातीय लोगों के इतिहास एवं रीति रिवाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय लोग लिखित इतिहास नहीं रखते थे, क्योंकि उनका कोई लिखने वाला कुछ होता नहीं था, ज्ञान की प्राप्ति वो लोग करते नहीं थे, ब्राह्मण वगैरह ऐसा कुछ था ही नहीं। ये तो खाली वैदिक काल के अकॉर्डिंग चलते थे, क्योंकि वैदिक काल में वेदों का ज्ञान भी बोल बोल करके स्टूडेंटों को या छात्र जो होते थे उन्हें रटा दिया जाता था, उसका खाली आपको उच्चारण किया जाता था। उसी प्रकार ये लोग अपना कोई इतिहास नहीं रखते थे, पूर्ण रूप से वैदिक काल के अकॉर्डिंग चलते थे। रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वो संरक्षक करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल दोनों ही आपके कथन सही है, कथन पहला और कथन दूसरा। ना तो वो लिखित में रखते थे, और रीति रिवाजों का वाचिक यानी कि मुँह से बोलना, मौखिक यानी कि मुँह से बोली गई परंपराओं का वो संरक्षण करते थे। ओके दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डाल देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। रीति रिवाज और परंपराएं हर नई पीढ़ी, क्या है दोस्तों? हर नई पीढ़ी, यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया। रीति रिवाज और परंपरा हर नई पीढ़ी को मौखिक वाचिक रूप से विरासत में मिलते थे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जनजातीय लोगों के बुजुर्ग लोगों से जो लोग सुनते हैं उसी आधार पर उनका इतिहास वो लोग लिख रहे हैं।
आज के टाइम पर या कुछ समय पहले से इन लोगों का इतिहास इसी आधार पर लिखा जाने लगा है। आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले जनजातीय लोगों की सूची। प्रथम को सूची द्वितीय से शामिल कीजिए। देखिए, भारत में बहुत सारी जनजातियां रहती थी। उन सारी जनजातियों को एक ही पेज में सम्मिलित करना आसान नहीं था, इसलिए हमने 2 भागों में सम्मिलित करा है। और पहले इन जनजातियों के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फिर इसका दूसरा भाग आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला खोकर जनजाति। खोकर जनजाति के विषय में ये आपसे पूछ रहे हैं, खोकर जनजाति कहाँ निवास करती थी भारत में। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, खोकर जनजाति आपकी पंजाब में निवास करती थी। कहाँ निवास करती थी? पंजाब में। तो दोस्तों बता देते हैं आपको, 13वीं और 14वीं सदी के दौरान ये जनजाति बहुत ही प्रभावशाली थी। ओके दोस्तों, एक जनजाति और थी पंजाब में निवास करने वाली, जिसका नाम था गख्खर। क्या नाम था? गख्खर। ओके दोस्तों, गख्खर के विषय में प्रकाश में अगले प्रश्न अगले पेज पर डालेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगली एक जनजाति थी लंगा और अरगुन। लंगा और अरगुन, ये जनजाति आपकी मुल्तान और सिंध की रहने वाली थी। कहाँ की थी? मुल्तान और सिंध की रहने वाली थी। ओके दोस्तों, मुगलों द्वारा मुल्तान और सिंध को अपने अधीन कर लिए जाने से पहले इन जनजातियों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। देखिए फ्रेंड्स, जब मुगलों ने लंगा और अरगुन जातीय क्षेत्रों को यानी कि मुल्तान और सिंध पर कब्जा कर लिया, उससे पहले लंगा और अरगुन जनजातियों का जो क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत था। उन जनजातियों का जो प्रभुत्व था वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ था। अगली जनजाति आपकी बलोच। ये जनजाति आपके उत्तरी पश्चिमी भारतीय महाद्वीप, उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। कहाँ फैली हुई थी? उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर। ओके दोस्तों, अगली जाति जो थी अपनी जनजाति गड्डी या गडरिया। क्या नाम था? गड्डी या गडरिया। गड्डी या गडरिया जनजाति आपकी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती थी। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। पहले का आपका तीसरा या दूसरा। ओके दोस्तों, और दूसरे का तीसरा, और तीसरे का पांचवा, चौथे का दूसरा, और पांचवें का पहला। ओके दोस्तों, सारे हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगा दिए हैं, तीसरा और चौथा। देखिए, ये चार्ट तो यहाँ पर एक गलत शो हो रहा है, मगर ऊपर हमने आपके सही निशान लगा दिए हैं, आप इससे मिला सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किस जनजाति के मुखिया को सम्राट अकबर ने अपना मनसबदार बनाया था? चेड़ जनजाति के मुखिया को, बलोच जनजाति के मुखिया को, गख्खर जनजाति के मुखिया को, या भील जनजाति के मुखिया को? तो दोस्तों आप लोगों को बता देते, पंजाब में रहने वाली गख्खर जनजाति के मुखिया को सम्राट अशोक ने अपना मनसबदार बनाया था। और प्रकाश डालेंगे इस पर अभी थोड़ी देर में। जनजाति में प्रचलित कुल शब्द के अभिप्राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बलोच जनजाति अपने अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। ओके दोस्तों, परिवारों घरों के ऐसे समूहों को कुल कहते हैं जो भिन्न भिन्न पूर्वजों की संतान होने का दावा करते हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपका गलत है। परिवार और घरों के ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो भिन्न भिन्न पूर्वजों की संतान होने का दावा करते हैं। नहीं दोस्तों, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं वो कुल कहलाता है। एक ही पूर्वज की संतान कुल के अंतर्गत आती है। ओके दोस्तों, एक ही पूर्वज की संतान, अच्छे से रट लीजिए इसको, एक ही पूर्वज की संतान कुल के अंतर्गत मानी जाती है। ओके दोस्तों, एक ही कुल के ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए, जनजाति संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। ये चीज़ भी सही है, खाली आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा गलत है कि एक ही मतलब विभिन्न पूर्वजों की संतान एक ही कुल होने का दावा करती थी, ये गलत है। एक ही पूर्वज की संतान होती थी, वो एक ही कुल में मानी जाती थी। आगे देखिए, किस जनजाति को मुगल शासकों ने 2 बार, एक बार तो अकबर ने और दूसरी बार औरंगजेब के समय आक्रमण करके अपने अधीन बनाया था? गख्खर को, चेर को, गख्खर या मुंडा? तो दोस्तों इसका आंसर आपका चेड़ जनजाति को 2 बार आक्रमण करके, एक बार तो अकबर के समय में और दूसरी बार औरंगजेब के समय में आक्रमण करके अपने अधीन बनाया गया था मुगलों द्वारा। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, खोखर जनजाति 13 व 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, किंतु बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ओके दोस्तों,
इनके मुखिया कमाल खान गख्खर, कौन था? कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। आगे देखते हैं, अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वो पूरी तरह मुगलों के अधीन नहीं हो पाए थे। फिर दोबारा से देखो दोस्तों, एक बार तो अकबर के सेनापति ने मान सिंह ने करा, अब देखिए दोबारा से औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न भागों में रहने वाली जनजातीय लोगों की सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेल कीजिए। देखिए दोस्तों, नागा और अहोम, इस चीज़ की जानकारी आपको दे देते हैं। नागा और अहोम आपके उत्तरी पूर्वी उपमहाद्वीप, कहाँ रहते हैं? उत्तरी पूर्वी उपमहाद्वीप में रहते हैं नागा और अहोम। देखिए, चेर जनजाति है, चेर सरदार शाही, दोनों इसी के नाम है, चेर या चेर सरदार शाही। तो दोस्तों, ये मौजूदा बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। कहाँ करके? मौजूदा बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। मुंडा और संताल जनजाति आपकी उड़ीसा और बंगाल की रहने वाली थी। कहाँ की थी? उड़ीसा और बंगाल। दोस्तों, कोली और बेराद आपकी जनजाति कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों की रहने वाली थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों की। आपकी भील जनजाति आपकी पश्चिमी और मध्य भारत की रहने वाली थी। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं मुंडा और संताल जनजाति के विषय में, ये लोग बिहार और झारखंड की साइड भी रहा करते थे। ओके दोस्तों, और भीलों के विषय में आपको एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतियार और यहाँ तक कि जमींदार तक बन गए थे भील जनजाति के लोग। एक जनजाति और है दोस्तों, गौड़ जनजाति, जिसे हम आगे आपको बताएंगे। जनजाति काफ़ी बड़े क्षेत्र में रहा करती थी और मुगलों के टाइम पे एक किताब है जिसका नाम है अखबारनामा। उस किताब में बताया गया कि इनके 70,000 गाँव थे। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में भी रहते थे, मध्य प्रदेश में भी रहते थे, महाराष्ट्र में भी रहते थे और आंध्र प्रदेश में भी रहते थे। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह या जनजातियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खानाबदोश घुमत्तू लोग होते थे, बिल्कुल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे खाने की तलाश में, व्यापार की तलाश में। खानाबदोशों में कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और पशु संपदा, रेवड़ यानी कि आज के टाइम पे राजस्थान में एक रेवड़ जनजाति होती है, रेवाड़ी, जिसे ऊँटों का पालन करती है, वहीं से आया शब्द ऊँटों को ले जाने वाले। और पशु वृंद यानी पशुओं के साथ, पशुओं, घोड़े, बकरियों को साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह पर घूमते थे, वो लोग होते थे। इसी तरह दस्तकार, हाथ के कारीगर और फेरी वाले जो फेरी लगा करके सामान बेचते हैं, जैसे आज के टाइम पे ठेल वाला जो सब्जी बेचा करता है। नर्तक और गायन एवं अन्य तमाशाबीन, जैसे नट और नर्तकी जो होते हैं ना, तमाशाबीन। भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते थे, बिल्कुल सही बात है। खानाबदोश और भ्रमणशील उस जगह लौट कर नहीं आते जहां उन्होंने पिछली साल दौरा किया था, ये चीज़ गलत है दोस्तों। खानाबदोश और भ्रमणशील जनजाति एक पूरी साल चक्कर लगाते थे और जहाँ जहाँ उन्होंने दौरा किया था वह दोबारा आते हैं और पूरी साल उनका यही क्रम रहता है। अगर वो राजस्थान से गुजर के गए हैं तो दोबारा साल भर में एक बार राजस्थान फिर से पहुँच जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आपका चौथा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, व्यापारी खानाबदोश जनजाति बंजारा जो था कौन था दोस्तों? बंजारा जनजाति कौन सी थी? व्यापारी भी थी और खानाबदोश जनजाति भी थी, यानी कि एक स्थान पर टिकती नहीं थी। किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, इनका कारवां यानी कि पूरा का पूरा झुंड चलता था, तो टाडा कहलाता था। एक टाडा में अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी के अनुसार, अब देखिए एक टाडा में कितने लोग होते थे, ये किसने बताया? अंग्रेज व्यापारी था पीटर मंडी के अनुसार 600 से 700 लोग तक हो सकते थे। ओके दोस्तों, इतना बड़ा होता था एक टाडा। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज पहुंचाने के लिए करते थे। ओके दोस्तों, जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते। सैन्य अभियान में मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई करते थे और बंजारे एक दिन में 9 या 10 मील से ज़्यादा नहीं चलते थे। दोस्तों, ये चीज़ गलत है आपकी। बंजारे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा नहीं चलते थे। और दोस्तों, इनके साथ बहुत सारे बैल होते थे जिन पर ये अनाज या गेहूँ लाद कर चलते थे। जहाँ सस्ता होता था वहाँ से खरीदते थे और जहाँ महंगा होता था वहाँ पर बेच दिया करते थे या उतार दिया करते थे। ओके दोस्तों,
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो आपका चौथा सत्य है। आगे देखते हैं। देखिए, दो कथन दिए गए, इनमें से बताना है कि पहला कथन दूसरे कथन की पुष्टि कर रहा है, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, दूसरा सत्य है, पहला सत्य है। तो देखते हैं पहले कथन। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इस समय से धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था समाप्त होने लग गई और वर्णों में भी विभिन्न छोटी छोटी जातियां उभरने लग गई। पहला कथन तो आपको सत्य है। आगे देखते हैं। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पहले क्या था, आपका विश्वकर्मा या पांचाल समुदाय के अंतर्गत ये सारी की सारी आती थी, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री। अब क्या था, ब्राह्मण समुदाय ने इनको धीरे धीरे जाति के रूप में मान्यता दे दी। वर्ण व्यवस्था में भी जाति व्यवस्था पनपने लग गई और अब पूरा का पूरा समाज जाति आधारित हो गया था। इस प्रकार देखिए, नीचे दिए गए कूटों का चयन करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और बी दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात है, और बी ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि वो पहला पॉइंट ही सही है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में बदलते समाज में नई जातियां और श्रेणियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। नई जातियों और श्रेणियों के संबंध में पूछ रहा है। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में इजाफा हुआ था। सही बात है, बिल्कुल। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक हमारे भारत में बहुत सारे राजपूत गोत्र बन गए थे। हूण, चंदेल, चालुक्यों में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। ब्राह्मणों के समर्थन में जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाई, गलत बात है। जबकि जितनी भी जो जातियां थीं वो ब्राह्मणों के समर्थन से ही जाति व्यवस्था का हिस्सा बनी थीं। ओके दोस्तों, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान की उत्तरी पश्चिमी सरहद की जो प्रभुत्वशाली जनजातियाँ थी, उन्होंने इस्लाम को इसलिए अपना लिया था क्योंकि भारत में उत्तर वैदिक काल से ही ब्राह्मणों ने समाज को आपकी वर्ण व्यवस्था में विभाजित कर दिया था और वो इस वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के अंतर को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस कारण वो पहले ही इस्लाम अपना चुके थे और ब्राह्मणों द्वारा दी गई वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को वो लोग नकारते थे। उनका मानना था कि सभी लोग समान हैं। भेदभाव की नीति पर वो लोग विश्वास नहीं करते थे, जो ब्राह्मणों द्वारा उत्तर वैदिक काल से लगातार दी जाती रही थी। ओके दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन से असत्य हैं? तो दोस्तों, आपका तीसरा कथन असत्य है। यहाँ पर आगे देखते हैं। किस जनजाति का उल्लेख अकबरनामा में मिलता है? भील, बेरात, गौड़, मारवाड़। तो दोस्तों, गौड़ जनजाति का उल्लेख आपका अकबरनामा में मिलता है। गौड़ राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गौड़ राज्य गणों में विभाजित थे और गण किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। गण किसके नियंत्रण में था? किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। गण 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित थे। किस में विभाजित थे? 84 गांवों की इकाइयों में, जिन्हें क्या कहा जाता था? 84 कहा जाता था। 84 गांव का जो था 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 10-10 गांव से मिलकर बनता था। ये पॉइंट गलत है दोस्तों आपका। तो 10-10 गांवों से ना मिलकर 12-12 गांव से मिलकर बनता था। बरहोतो में मतलब 12, बरहोतो 12-12 गांव से मिलकर के बनता था। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से भूमि अनुदान में प्राप्त की, जिससे गौड़ और अधिक प्रभावशाली बन गए। दोस्तों, ब्राह्मण लोग इन लोगों से क्या था? गौड़ राजाओं से भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त कर लेते थे और फिर धीरे धीरे जो समृद्धशाली होता था और जो शक्तिशाली होता था, धीरे धीरे उनको राजपूतों की संज्ञा ब्राह्मणों द्वारा दे दी जाती थी। और देखिए, देखते हैं आगे। पहले क्या था? पहले ब्राह्मण लोग तो भी हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया करते थे, जिस अनुष्ठान के बाद जो लोग शक्तिशाली हुआ करते थे उनसे ऐसा कह दिया जाता था कि आप मतलब कि अब भले से जाति से आप राजपूत पैदा न हुए हैं, मगर इस अनुष्ठान के बाद आप राजपूत ही माने जाएंगे, और पूरे हिंदू समुदाय में उन्हें राजपूत ही माना जाता था। परंतु क्या था, ब्राह्मणों ने यहाँ पर लालचवश या किसी और वजह से या शक्तिशाली होने की वजह से उस अनुष्ठान को भी करवाना उचित नहीं समझा, और जो समृद्धशाली और शक्तिशाली होते थे उन्हें डायरेक्ट राजपूतों का खिताब दे दिया जाता था। आगे देखिए, गौड़ लोग गोंडवाना प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि यानी कि जैसे कि एक जगह पर पेड़ पौधे घास फूस उग रहे हैं तो उसे काट करके जला दिया जाता था, फिर वहाँ फसल बो दी जाती थी, और जब भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी तो उस भूमि को छोड़ करके दूसरी जगह ऐसी प्रक्रिया को दोबारा से किया जाता था।
ये जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ राज्य पर हावी होने लगे थे। अबुल फजल द्वारा लिखे गए अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गौड़ राज्य में 700 गांव थे। दोस्तों इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी, 70,000 गांव थे। किसमें? गढ़ कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। गौड़ सरदारों के मन में जब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहिए तो उनके द्वारा किए गए प्रयासों में कौन सा प्रयास नीचे गलत वर्णित है? गलत वर्णित पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए शक्तिशाली तो वो हो ही गया, अब राजपूत बनना चाहते हैं अपने आप में ऊंचा दर्जा प्राप्त करने के लिए, तो क्या क्या किया उन्होंने? देखिए ब्राह्मण लोगों को भूमि अनुदान के रूप में दी। बिल्कुल, ब्राह्मण लोग ही तो उन्हें राजपूत का दर्जा देंगे, तो उन्हें तो भूमि अनुदान के रूप में देना आवश्यक था। गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्रह शाह उपाधि धारण की। दोस्तों संग्राम शाह की उपाधि धारण करने से राजपूतों जैसा लोक आता था, इसलिए उन लोगों ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र दलपत ने महोवा के चंदेल राजपूत, देखिए विवाह संबंध भी स्थापित किए जा रहे हैं जिससे राजपूत बन सके। उसके पुत्र दलपत ने महोवा के राजपूत चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया, जिससे कि साहब जब राजपूतों से विवाह संबंध करेंगे तो ऑटोमेटिकली राजपूत बन ही जाएंगे। इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कर अपने आप को राजपूत घोषित किया। ये चीज़ गलत है दोस्तों। इन लोगों ने अपने आप को राजपूत घोषित करने के लिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कभी भी नहीं किया, बल्कि ये तो राजपूत होने के अन्य रास्तों को इन्होंने अपनाया। जैसे ब्राह्मणों को भूमि दी थी, सरल रास्ता था। गढ़कटंगा के संग्राम सिंह की उपाधि धारण कर ली, राजपूत कन्याओं के साथ विवाह कर लिए। देखिए दोस्तों गढ़कटंगा पर मुगल सेना के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कथन पूछ रहा है। दलपत की मृत्यु के उपरांत योग्य रानी दुर्गावती ने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर सत्ता संभाली और उस समय राज्य का और अधिक विस्तार हो गया था। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए 1564 में इंपॉर्टेंट सन है, रट लेना दोस्तों। 1564 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, परंतु उनकी हार हुई और उन्होंने समर्पण की बजाय मर जाना बेहतर समझा। आप इसे हमारे भारत का पहला जौहर भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों पैसे जौहर तो आपके पहले हो चुके थे, परंतु इसे जौहर भी कहा जाएगा क्योंकि जौहर ही था। उन्होंने मर जाना बेहतर समझा बजाय मुगलों के आगे झुकने के। दुर्गावती का पुत्र युद्ध करता रहा और अंत में विजय प्राप्त हुई। ये पॉइंट अब गलत है। उसके जस्ट बाद ही दुर्गावती का पुत्र था, वो युद्ध करते हुए युद्ध में शहीद हो गया था। ओके दोस्तों, यानी कि आपका चौथा पॉइंट गलत है। आगे देखिए अहोम जनजाति मूलतः कहाँ की निवासी थी? चीन की, म्यांमार की, जापान की या अफ्रीका की? तो दोस्तों अहोम जनजाति मूलतः म्यांमार की निवासी थी जो भारत में आकर के बस गई थी। इन चारों प्रश्नों पर हम व्याख्या करेंगे थोड़ी देर में। देखिए कौन सी जनजाति ने सर्वप्रथम आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था? गौड़ ने, भीलों ने, अहोम ने, बलोच ने? दोस्तों बता देते हैं कि अहोम जनजाति ने सर्वप्रथम आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। अब देश की जो आग्नेय अस्त्रों की बात कराई है तो आपको बता ही देते हैं कि बारूद की तकनीक भी तो भारत में 14वीं शताब्दी में ही आ गई थी। दोस्तों कब आ गई थी बारूद की तकनीकी? 14वीं शताब्दी में ही भारत में आ गई थी बारूद की तकनीकी। और देखिए दोस्तों 1530 में अहोम जनजाति ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। किसने करा था? 1530 में अहोम जनजाति ने। किसने करा दोस्तों? 1530 में अहोम जनजाति ने। उसके बाद दोस्तों आरंभिक 16वीं शताब्दी में तोपों का सबसे पहला प्रयोग बाबर ने किया था। 16वीं शताब्दी में तोपों का प्रयोग हो रहा, बारूद का ना कह करके तोपों का प्रयोग बता रहा। किसने करा था? बाबर ने। अहोम जनजाति पर मुगल सेना का आक्रमण 1564 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1564 में। 1564 में तो दोस्तों आपका आसिफ खान के ये गौड़ जनजाति पर हुआ था मुगलों का आक्रमण। ये आपका पॉइंट गलत है। ये 1564 में तो आपका ये आसिफ खान जी ने किया था गौड़ों पर। अहोमों पर जो हुआ था वो 1662 में हुआ था। कब हुआ था? 1662 में। ओके दोस्तों अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पाइक आपके जो होते हैं श्रमिक, बुनकर,
या सैनिक। तो दोस्तों पाइक आपके श्रमिकों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? श्रमिकों को। क्योंकि पूरी अहोमों की व्यवस्था थी वो बेगार पर आधारित थी। बेगार प्रथा या बंधुआ प्रथा भी कह सकते हैं, जिसे पिता के बाद पुत्र को श्रम करना पड़ता था, उस प्रथा पर ये चीज़ आधारित थी। आगे देखिए दोस्तों, व्याख्या करते हैं इनकी। अहोम 13वीं सदी में म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। उन्होंने भुइया यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए दोस्तों, ये आग्नेयास्त्रों के पहले प्रयोग के विषय में आपको बता रहे हैं। 16वीं सदी के दौरान अहोमों ने चुटियों 1523 और कोच हाजों को 1581 के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और एक बड़ा राज्य बना लिया। इसके लिए उन्होंने 1530 के दशक में इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था। ओके दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने किया था आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल 1530 में, और तकनीक भारत में बारूद की आ चुकी थी 14वीं शताब्दी में। अब देखिए 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। ये लोग तो 1660 में सक्षम ही हुए थे, परंतु दोस्तों 16वीं शताब्दी के आरंभ में ही बाबर ने भारत में तोपों का प्रयोग कर दिया था। ओके, आगे देखते हैं अहोम राज्य पर हमला किसने करा था। देखिए 1662 में मीर जाफर के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। अहोम लोगों की क्या हुई? पराजय हुई। अब देखिए बेगार प्रथा, श्रमिक प्रथा के बारे में बताते हैं जो अहोम राज्य में थी। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जबरन काम लिए जाने वाले श्रमिक क्या कहलाते थे? पाइक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अहोम जनजाति में खेल किसे कहा जाता था? वर्ण को, जाति को, कुलों को, देवताओं को। तो दोस्तों अहोम जनजाति में आपका जो खेल कहा जाता था कुलों को कहा जाता था, जिसमें एक ही पूर्वजों की संतान हुआ करते थे। अहोम जनजाति की धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है धार्मिक मान्यताओं के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, बिल्कुल सही बात है। 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई, बिल्कुल सही बात है। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म इनका प्रधान धर्म बन गया था, बिल्कुल। अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह छोड़ दिया था। ये चीज़ गलत है दोस्तों। अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं का भी लगातार पालन करते रहे थे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अहोम जनजाति की सामाजिक व्यवस्था और साहित्यिक कृतियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। दोस्तों जब ब्राह्मणों को जमीन दी जाती थी तो कवियों और विद्वानों को जमीन देने में क्या अर्थ है? कवि और विद्वान से तो ज्ञान ही मिलता है और कवियों से अपना इतिहास लिखवाया जा सकता है। अहोम समाज में नाट्य कर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। नाट्य कर्म को भी अहोमों के समाज में प्रोत्साहन दिया जाता था और ये केंद्रीकृत एक शक्ति बन गई थी अहोम उस समय पर, जिनका पतन मुगलों द्वारा किया गया था। यहाँ संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। ओके दोस्तों, देखिए एक कृति है बुर्जी नामक है। ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लगा लेना इसे। अहोमों में से प्रश्न आया कृतियों में से तो ये आ सकता है आपका। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आपका दूसरा असत्य है इसमें। आगे देखते हैं। देखिए अब आपका अन्यंत्र वाला भाग आ जाता है इस चैप्टर में। ये मंगोल से संबंधित है। आप तो जानते हैं मंगोल में सबसे प्रसिद्ध या क्रूर शासक था वो चंगेज खान था। अब देखिए जो मंगोल जो थी ये भी एक जनजाति थी दोस्तों, यही यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्या थी मंगोल? एक जनजाति। देखिए इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी एवं शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। समझ गए होंगे दोस्तों, ये जनजाति थी मंगोलों की भी। ये मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांत में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की, ये हम बता चुके, तैमूर लंग और जो तुर्की के शासक हुआ करते थे, मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था। और अपनी मृत्यु के समय यानी कि जब उसकी मृत्यु हुई चंगेज खान की 1227 में, तो वह एक सुव्यवस्थित प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था दोस्तों। उज्बेक और मुगल इसी के वंशजों में से थे, जबकि मुगल जो थे वो अपने आप को मुगल और मंगोल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अलग अलग समय में इनके अंतर्गत रूस,
पूर्वी यूरोप, चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी, विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। ओके दोस्तों, हमारे द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिए गए वो आपके आने वाले एग्जामों में आने की पूरी संभावना है। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखे करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ।